चलिए देखते हैं संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका में हम लोग जो है भाग 5 पढ़ रहे थे, जो है उसमें हमने राष्ट्रपति को पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति को हमने देख लिया जो है। अब हम संघीय कार्यपालिका में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे जो है। जैसा कि सभी को पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं जो है, जिसमें राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। हमें इसके पहले ये भी जानना जरूरी है कि हमारे संविधान में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, सभी की शक्तियों को बांट दिया गया है, और जिससे कि सभी अपने कार्यों को अच्छे ढंग से संचालित कर सकें। जैसा कि आपने देखा जो है, हमारे पास कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। तो संविधान का भाग 5 काफी विस्तृत है जो है, जिसमें पूरे संघ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। और इसमें हमारे पास जो है कुल 100 अनुच्छेद हैं जो है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा और उच्चतम न्यायालय, साथ ही साथ जो है महान्यायवादी और कैग जैसी संस्थाओं की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है जो है। तो अगर हम बात कर रहे थे इससे पहले कि हमारे पास जो कार्यपालिका है जो है, उस कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है जो है, और राष्ट्रपति को अपने कार्यों का संचालन करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जो है, और वह मंत्रिपरिषद के सहयोग से जो है अपने कार्यों को करता है जो है। तो उसमें आपने देखा कि विधायिका जो है, तो विधायिका में आपने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर जो है पूरे भारत के लिए जो है वह विधायन का निर्माण करते हैं जो है। उसके बाद आपकी कार्यपालिका है। कार्यपालिका का मुख्य कार्य है कि बनाए गए विधान का जो है वह पालन करवाती है जो है। और उसके बाद आपकी न्यायपालिका है जो है, ठीक है। तो न्यायपालिका आप देख ही रहे हैं कि अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, 124 आर्टिकल से लेकर 147 तक आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। हमारे पास जो न्यायालय की प्रक्रिया है वह इकहरी है जो है, नीचे से लेकर ऊपर तक का क्रम है जो है। और ऊपर जब हम टॉप पे पहुँचते हैं तो हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो कि पूरे भारत का एक है जो है। उसके नीचे सभी राज्यों के लगभग अपने एक हाई कोर्ट हैं जो है। कुछ राज्यों के दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट, ऐसा भी प्रावधान हमारे यहाँ है जो है। उसके बाद हर राज्यों में जो है जिला न्यायालय होता है जो है। जिला न्यायालय के नीचे ब्लॉक स्तर के न्यायालय होते हैं, ब्लॉक स्तर के नीचे जो है वह पंचायत स्तर के न्यायालय होते हैं। तो इस तरह से जो है वह हमारे यहाँ न्याय प्रक्रिया को बांटा गया है। और ये न्याय का एक सोपान क्रम है जो है। अगर आप निचले क्रम के न्याय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो ऊपर के न्याय के लिए दरवाजा को खटखटा सकते हैं, और अंतिम दरवाजा आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्याय से भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तब फिर आपके लिए न्याय के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसी तरह से आपने देखा कि जो कार्यपालिका थी जो है हमारी, जहाँ पर हमने राष्ट्रपति की जो चर्चा की थी जो है, वह आपका जो है वह 52 से लेकर जो है आपका करीब 78 तक जो है राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ, उसमें उपराष्ट्रपति की हम चर्चा कर चुके हैं जो है, जो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है जो है। उसके बाद जो विधायिका है जो है, आपकी विधायिका 79 से लेकर आपका 122 तक, यहाँ तक कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वह जो है उसकी कार्यपालिका शक्तियों में आता है जो है। और 79 से 122 तक जो है विधायिका के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है। आप देख ही रहे हैं कि लोकसभा 81 में है, राज्यसभा आपका 80 अनुच्छेद में दिया गया है जो है। और राज्यसभा जो है आपका जो है, वहाँ पर अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 250 है जो है। 12 सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जो है। और लोकसभा में जो है आपके 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के रूप में नियुक्त करता है जो है। और इस तरह से जो है आपको आज वाले प्रावधान में हम लोग विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो संघीय विधायिका क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं जो है। तो द यूनियन लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट जो है, ठीक है। संघीय विधायिका को ही संसद कहा जाता है जो है।
भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार जो है संघीय विधायिका है। ठीक है, हमने पढ़ाते समय या हम पढ़ते समय 3 स्तंभों की चर्चा कर चुके हैं जो है। एक तो कार्यपालिका है जो है, आपने देखा इससे पहले 52 से लेकर 78 तक जो है कार्यपालिका के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है जो है। उसके बाद जो है तो कार्यपालिका में कौन कौन आया, कार्यपालिका में आपने देखा जो है कि हमारे राष्ट्रपति आए, उपराष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए और उनका मंत्रिपरिषद आया जो आपके लिए कार्यों को संचालन करते हैं जो है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जो है कि विधायिका आएगी आपकी जो है। अब विधायिका में क्या होगा, यहाँ पर विधायन किया जाएगा, कानून का निर्माण किया जाएगा। और आपको पता है कि कानून का निर्माण कैसे होता है, पहले किसी भी सदन में बिल लाया जाता है, बिल को हम प्रस्ताव कहते हैं जो है, और वह बिल जो है सदन में चर्चा होती है जो है, मत विभाजन होता है, बहस होता है और उसमें जो कमियां होती है उसको दूर किया जाता है और उसके बाद सदन में उसे पास करके दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो जिस तरह से पहले सदन में जो प्रक्रिया को अपनाया गया था वही प्रक्रिया दूसरे सदन में भी अपनाई जाती है, और अगर बिल वहाँ भी पास हो जाता है जो है तब वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तब वही बिल जो है आपका कानून का रूप ले लेता है। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो दूसरा पिलर है जो है संघीय विधायिका का है जो है, और यह अनुच्छेद आपका 79 से लेकर 122 तक है जो है, और भाग 5 में ही से दिया गया है। संघ के लिए एक संसद होगी जो है, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। 79 एक अनुच्छेद है, बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जहाँ पे संसद शब्द का उल्लेख किया है। तो संसद कैसे बनेगी जो है, संसद में राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होगा, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की भांति हमारे संविधान का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, जो संसद का अभिन्न अंग होता है। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। इस द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को संविधान के द्वारा संसद या पार्लियामेंट नाम दिया गया है। तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन जिसकी कानूनी निर्माण क्षेत्र जो है वह कानून के निर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, दूसरा है आपका लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ पीपुल कहते हैं या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं जो है। तीसरा जो भाग है हमारे संसद का राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट जो है, जिसे हम द्वितीय सदन या उच्च सदन के नाम से जानते हैं जो है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों संयुक्त रूप से जो है वह संसद का निर्माण करते हैं जो। तो यहाँ से आपको जो है अगर ठीक से पढ़ेंगे जो है तो कम से कम जो है 1 से 2 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं जो है। अभी परीक्षा इस लेक्चर के अंत में हम आपको क्वेश्चन की कुछ प्रविष्टि समझा देंगे जो है, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगी जो है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो है कि हमारा जो पहला सदन है जिसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं जो है, और ये लोकसभा आपका प्रथम सदन कहलाता है, लोकप्रिय सदन कहलाता है और निम्न सदन कहलाता है। लोकप्रिय सदन क्यों कहलाता है अगर आपसे पूछा जाए तो लोकप्रिय सदन इसलिए कहलाता है क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है जो है। अर्थात जो है जनता जो है जो वयस्क मताधिकार के तहत जो है अपने योग्य प्रतिनिधि को चुनती है जो है, वही योग्य प्रतिनिधि जो है वह संसद में जाकर जो है उनके लिए नियम और कानून का निर्धारण करते हैं जो है। तो इस तरह से आपसे अक्सर पूछा जाता है लोकसभा और राज्यसभा में कौन ज़्यादा ताकतवर होता है जो है, तो आपको पता होगा जो है लोकसभा जो है ज़्यादा ताकतवर होती है, उसके पास सदस्य संख्या भी राज्यसभा से दुगनी होती है जो है। इसलिए अधिकांशतः जो है संसद की जब चर्चा होती है तो लोकसभा को ही संसद मान लिया जाता है जो है। तो हालांकि संसद में तीनों लोग आएंगे जो है, लेकिन जो है कॉमन रूप से जो है वह संसद का मतलब जो है आप सभी जानते हैं जो है लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा जो है, तो लोकसभा के गठन के बारे में जो है हमारे संविधान में एक आर्टिकल दिया है 81,
अनुच्छेद 81 जो है उसमें लोकसभा के गठन की चर्चा की गई है। तो समय समय पर जो है लोकसभा की सीटों को बढ़ाया गया है। जो है हमारा जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 500 थी। जो है उसके बाद जो है 31वां संविधान संशोधन करके जो है संविधान संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। बाद में जब 1987 में गोवा और दमन दीव को जो है वह भारत में जो है एक तो राज्य का दर्जा दिया गया, दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, तब उस समय जो है अधिकतम संख्या बढ़ाकर 552 कर दी गई। तो अर्थात वर्तमान में कुल सदस्य संख्या जो है वह 552 है। जो है अभी प्रणब मुखर्जी का एक स्टेटमेंट आया था। जो है उन्होंने कहा है कि जो है कि वर्तमान में जो है जनसंख्या बढ़ जाने के कारण जो है लोकसभा की सीटें जो है वह 1000 से अधिक होनी चाहिए। जो है और आपको पता होगा जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है 2002 में जो है एक संशोधन करके जो है वह लोकसभा की सीटों को 2026 तक जो है वह स्थिर कर दिया है। अर्थात 2026 तक जो है सीटों का विस्तार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि वर्तमान में 530 सीटें राज्यों के पास हैं। वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य हैं जो है और 28 राज्यों में जो है 530 सीटें जो है वह दी गई हैं और 20 सीटें जो है केंद्र शासित प्रदेशों के पास हैं। जो है और ये भी और उसके बाद 2 सीटें आपके एंग्लो इंडियन के पास हैं। जो है तो इस तरह से आप कह सकते हैं जो है कि कुल सीटों की संख्या जो है 552 होनी चाहिए। लेकिन आपको पता होगा जो है कि लगभग 70 लाख की जनसंख्या पर जो है एक प्रतिनिधियों को चुना जाता है। तो उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में अधिकांश क्षेत्रों में जनसंख्या की बाहुलता होने के कारण जो है वहाँ पर सदस्यों की संख्या पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। जो है लेकिन हमारे पूर्वोत्तर के राज्य, पहाड़ी राज्य ऐसे राज्य हैं जो है जहाँ पर जनसंख्या अभी कम है। जो है इसके कारण जो है अभी वहाँ पर पूरी संख्या पूरी नहीं हो पाई है। ज़्यादातर ये केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। जो है तो इस तरह से केंद्र शासित जो प्रदेश हैं जो है वहाँ पर अभी 13 सीटें ही भरी जा चुकी हैं। जो है अभी 7 सीटें वहाँ वैकेंट हैं, जिसमें दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं जो है और आपके जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो है वहाँ पर सभी को 1-1 सीटें मिली हैं। इस तरह से 7-6-13 हुआ जो है और 2 सीटें एंग्लो इंडियन को दी गई हैं, तो कुल सीटें 545 हुई हैं। तो अभी जो है आपका ये जो जम्मू कश्मीर को जो है और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जो है हालांकि पहले ये राज्य में शामिल थे। जो है अब इनकी सीटें जो है वह डिवाइड हो जाएंगी। जो है तो यहाँ पर जो है राज्यसभा राज्य की सीटें जो है 3 सीटें घट सकती हैं। जो है और जो है आपकी जो है उसमें केंद्र शासित में 3 सीटों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि अब इसका डाटा नहीं आया है। जो है और अगर लोकसभा का चुनाव जब होगा 2024 में वहाँ पर इनकी सीटों की संख्या तब तक जो है वह स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो है अभी आपको पता होगा पिछली बार 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर को जो है वह क्या किया गया, राज्य के दर्जे से हटाकर उसको जो है वह केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जो है और उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, एक तो जम्मू और कश्मीर, दूसरा आपका लद्दाख जो है। तो इस तरह से जो है आने वाले समय में आपको जो है वह सीटों का विस्तार देखने को मिल सकता है, लेकिन आपकी जो सीटें हैं वह 552 से अधिक नहीं होंगी 2026 तक जो है। और 2026 में आपको पता होगा निर्वाचन आयोग क्या करता है, हर जनगणना के बाद जो है सीटों का परिसीमन करता है और परिसीमन करने के बाद जो है वह सीटों को बढ़ा घटा सकता है। यह अधिकार जो है परिसीमन आयोग को है, लेकिन जो है 2026 तक जो है इस पर रोक लगा दिया गया है। 2026 के बाद ही जो है सीटों का परिसीमन किया जाएगा, सीटों को बढ़ाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2021 में जो जनगणना होने वाली है उस जनगणना के आधार पर जो है सीटों को जो है वह बढ़ाया जाएगा। जो है अगर हम बात करते हैं जो है रिजर्वेशन की, जो है आरक्षण की, जो है तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि अनुच्छेद 330 दिया गया है, जहां पर लोकसभा में SC और ST का आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया है। SC के लिए 78 सीटें रिजर्व की गई हैं और ST के लिए 41 सीटें रिजर्व की गई हैं। जो है तो इस तरह से लगभग 120 सीटें जो है आपको आरक्षित की गई हैं। हालांकि इसमें महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है जो है, और ना ही जो है OBCs के लिए कोई आरक्षण है जो है।
हालांकि संसद में महिलाओं के आरक्षण की बात बड़ी जोर शोर से उठाई जा रही है। राज्यसभा में बिल पास हो गया है, लेकिन अभी लोकसभा में यह बिल पेंडिंग है। अगर भविष्य में लोकसभा में यह बिल पास हो जाता है तो 33% जो है महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण मिल जाएगा। 17वीं लोकसभा में जो है कुल 78 महिलाएं जो है वह लोकसभा में चुनी गई हैं। जो है अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो परसेंटेज है वह आपका 14% है। इससे पहले जो 16वीं लोकसभा थी वहां पर कुल 61 महिलाओं को चुना गया था। जो है तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि महिलाएं हमारी आबादी का जो है 50% मतलब 49% हिस्सा होने के बावजूद भी जो है उनका राजनीतिक पिछड़ापन कितना ज़्यादा है जो है। और बहुत सारे देशों में जो है वहाँ पर महिलाओं का 70% तक जो है वह राजनीति में हस्तक्षेप है। जो है अगर महिलाएं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आएंगी वह उतना ही अपने लिए वह अधिक से अधिक अधिकारों की मांग कर सकती हैं। तो इस तरह से जो है वह महिला और पुरुषों का अनुपात अगर जो है वह हमारी संसद में बराबर हो जाए जो है तो हमारे संसद में जो विभेद की स्थिति देखने को मिलती है उस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। 332 अनुच्छेद है आपका, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए ये एंग्लो इंडियन कौन है जो है, एंग्लो इंडियन का मतलब यह होता है जो है कि ऐसे जो है अंग्रेज जो है जो भारत में रह गए या भारतीय स्त्री या भारतीय पुरुष जो है जिन्होंने अंग्रेजों से विवाह करके जो है वह जब 1947 में अंग्रेज भारत से गए जो है तो वो भारत में रह गए जो है, तो उनकी संतानें जो है एंग्लो इंडियन कहलाती हैं जो है। तो हमारे संविधान में उनके लिए जो है वह लोकसभा में 2 सीटों को रिजर्व कर दिया है जो है, जिसको मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया है। हालांकि 2020 में जो है SC/ST के सीटों को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो है वर्तमान सरकार ने जो है एंग्लो इंडियन की मान्यता को बढ़ाया नहीं है जो है। और इस तरह से अब आने वाले समय में अगर चुनाव होगा जो है तो उसमें जो है 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेगा, क्योंकि जो है 2020 को जो है उनका ड्यूरेशन खत्म हो रहा था, उसको संसद ने नहीं बढ़ाया। संसद ने इसके पीछे यह तर्क दिया है कि उनकी संख्या अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है जो है, अब पूरी तरह से जो है भारतीय समाज का हिस्सा बन चुके हैं जो है, इसलिए उनको रिजर्वेशन का कोई भी अधिकार नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 2026 तक क्या किया गया है, सीटों को रिजर्व किया गया है जो। चलिए आगे देखते हैं जो है कि लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है जो है। ठीक है, इलेक्शन जो होता है लोकसभा का जो है, आपको पता होगा जो है कि जो भारत के जो है वह वयस्क नागरिक हैं जो है, एक अनुच्छेद आपका 326 है जो है, जिसमें जो है भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है जो है। और चुनाव आयोग क्या करता है, जब भारत का नागरिक 18 साल का हो जाता है तो उसके लिए जो है वह वैलिड मत पत्रों का जो है वह निर्वाचन कार्ड का निर्माण करता है जो है, जिसके माध्यम से वह अपने लोकप्रिय प्रतिनिधि को चुनकर उसे वोट देने का अधिकार है। हालांकि राजीव गांधी का जो है, राजीव गांधी के समय 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था जो है, तब जो है वोट देने की आयु 21 वर्ष थी और वहाँ पर 1989 में घटाकर से 18 वर्ष कर दिया गया। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं हमारे मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी जो है, जो कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी के समय करके जो है उसकी आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो आज जो भी 18 वर्ष का व्यक्ति है जो है और भारत का नागरिक है जो है, और वह चित्तवृत्ति, अनिवास या किसी अपराध या भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है जो है, उसे जो है अपने योग्य प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार दिया गया है। अगर हम बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों की योग्यता जो है, ठीक है, तो इसके लिए एक आर्टिकल दिया गया है 102 अनुच्छेद के तहत जो है वह लोकसभा का जो सदस्य होता है जो है, लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है जो है, उसकी योग्यताएं क्या होती हैं जो है, कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु जो है 25 वर्ष से कम ना हो। याद रखिएगा, आयु बहुत पूछी जाती है जो है, अर्थात भारत का प्रधानमंत्री 25 वर्ष की आयु का हो सकता है जो है, 25 वर्ष की अधिक उम्र के व्यक्ति ही जो है चुनाव लड़ सकते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समकक्ष शपथ लेता हो जो है, उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत निर्धारित होती हों। तो इस तरह से जो है अगर कोई भी 25 वर्ष का व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, किसी लाभ के पद पर नहीं है और मानसिक रूप से विकृत नहीं है, और वह क्या कर सकता है, वह चुनाव लड़ सकता है। साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा
दल बदल कानून के तहत जो है उसे दंडित ना किया गया हो जो है, तो वह क्या होता है जो है, वह भारत में चुनाव में भाग ले सकता है जो है। और आपको पता होगा जो है कि हमारे यहाँ जब 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है तो बहुत सारे प्रतिनिधि खड़े होते हैं जो है, और उसमें से जिसको अधिक मत मिल जाता है वह विजयी घोषित किया जाता है। कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की तरह 50+ मतों की जरूरत नहीं होती है, बल्कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनसे अधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जो है वह लोकसभा का सदस्य चुन लिया जाता है। अगर इनके कार्यकाल की बात की जाती है जो है, तो हमारे संविधान में जो है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है जो है। भविष्य में भूत में जो है इंदिरा गांधी ने आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था, जबकि मूल संविधान में भी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही था जो है। उसे बाद में जो है जनता दल की सरकार ने क्या किया, घटाकर 5 वर्ष कर दिया। तो इस तरह से वर्तमान में हमारे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। जिस दिन से वह शपथ लेगा वहां से 5 वर्ष तक जो है वह लोकसभा का कार्यकाल होता है जो है। अगर हम बात करते हैं लोकसभा के अधिवेशन और कोरम की जो है, तो आपको ये अक्सर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लोकसभा का अधिवेशन साल में 2 बार होने चाहिए, लेकिन उनकी जो समय सीमा है 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए जो है। और आपको ये भी पता होगा जो है कि सदन का संचालन करने के लिए जो है एक कोरम की आवश्यकता होती है, इसे हम गणपूर्ति कहते हैं जो है। तो पूरी सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना अनिवार्य है। तो अगर आपसे पूछा जाता है सदन का संचालन करने के लिए आपके पास 552 सदस्यों में कम से कम 55 सदस्य होने अनिवार्य हैं, तभी जो है सदन की कार्रवाई को प्रारंभ किया जाता है। अब देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और यह लोकसभा का वयोवृद्ध जो है सदस्य होता है, काफी उम्रदराज सदस्य होता है जो है। और इसका मुख्य कार्य होता है जो लोकसभा के सदस्य चुनकर आए हैं उनको यह शपथ दिलवाता है, और शपथ दिलवाने के बाद इसका कार्य खत्म हो जाता है जो है। तो 16वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे उनका नाम था कमलनाथ, और 17वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं उनका नाम है वीरेंद्र कुमार। तो आपको याद रखना होगा, कई बार प्रोटेम स्पीकर का नाम पूछा जाता है, तो पहले का तो नहीं पता होना चाहिए, लेकिन वर्तमान आपका पता होना चाहिए कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2024 तक रहेगी जो है, तो तभी तक आपको वीरेंद्र कुमार के बारे में जानना होगा। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं स्पीकर की जो है। अब ये स्पीकर कौन होता है जो है, आपको पता होगा लोकसभा का संचालन करने के लिए एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, जिसे हम स्पीकर कहते हैं और दूसरे को हम डिप्टी स्पीकर कहते हैं। तो द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है। तो लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करने के लिए जो है एक लीडर होता है, एक अध्यक्ष होता है, इसे स्पीकर कहते हैं। और अगर अध्यक्ष नहीं होता है तब लोकसभा की कार्रवाई का संचालन उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है जो है। तो इस तरह से डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के जो अपने रोल्स हैं जो है। तो देखिए संविधान का एक अनुच्छेद है 93 जो है, 93 के अनुसार जो है लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है जो है। अगर कभी अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो उपाध्यक्ष को देगा, और अगर उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो अध्यक्ष को देगा। यह कोई अलग से शपथ नहीं लेता है, जैसे स्पीकर जब बनता है तो स्पीकर की शपथ नहीं लेता है, बल्कि यह सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा का अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है जो है। और लोकसभा की पहली बैठक में जो है लोकसभा में बहुमत के आधार पर जो है वह स्पीकर को चुना जाता है जो है। और इस तरह से अगर उसे पद से हटाना भी होगा जो है तो उसे बहुमत के आधार से ही जो है पद से हटाया जाएगा, और उसे 14 दिन पूर्व जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सूचना दी जाएगी, तब उनके ऊपर जो है सदन में कोई कार्रवाई की जा सकती है जो है। तो इस तरह से जो है देखेंगे कि पहले जो हमारे स्पीकर थे उनका नाम था JB मौलंकर जो है, और पहली महिला स्पीकर जो है मीरा कुमार हैं। तो अभी तक हमारे जो है वह 2 महिलाओं को जो है स्पीकर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे पहले आपका जो है सुमित्रा महाजन थी जो है, उससे पहले मीरा कुमार जी थी जो है, और वर्तमान में जो हमारे स्पीकर हैं जो है वे आपके ओम बिरला है जो है, जो कोटा से जो है बीजेपी के सांसद हैं जो है। अगर इनके हम कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल जो है अपने
पहली बैठक से लेकर जो है वह 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष जो है पहली लोकसभा के बैठक तक जो है लोकसभा की कार्रवाइयों का जो है वह संचालन और अध्यक्षता करता है। अब याद रखिएगा, लोकसभा भंग हो जाएगी, उसके बावजूद भी वो अपने पद पर बना रहता है जो है, और जब लोकसभा का गठन होगा और लोकसभा की जब पहली बैठक होगी जो है, पहली बैठक तक वह उसका कार्यकाल चलता रहता है। तो इस तरह से जो है वह, अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष का क्या महत्वपूर्ण कार्य होता है जो है, तो लोकसभा का अध्यक्ष का जो मुख्य काम है जो है बैठकों की अध्यक्षता करना और सदन की कार्यवाही का संचालन करना। तो इसका मुख्य काम है कि जो लीडर रहता है अपने लोकसभा का जो है और उसका संचालन करता है, वह सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। वह सदन में अव्यवस्था पैदा करने वाले सदस्यों को सदन से चले जाने का आदेश देता है। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा ना माने जो है, तो वहां पर मार्शल होते हैं जो है, उन मार्शलों से वो उन्हें निकलवा सकता है और उनको सदन में निलंबित करने का भी अधिकार है, पनिशमेंट भी कर सकता है। वह सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्यवाही को क्रम वाइज जो है निर्धारित करता है। राष्ट्रपति के उद्भाषण के संबंध में किए जाने वाले वाद विवाद आदि का समय निर्धारित करता है। सदन में अव्यवस्था फैलाने वाले को सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो है, कभी अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट इशू आता है तो उस स्थिति में राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। उस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है जो है। और इस अधिवेशन को बुलाने का काम कौन करता है? दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है और अध्यक्षता का काम जो है वह लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक जो है वह वित्तीय विधेयक है, इसका निर्धारण जो है वह अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनी बिल और पब्लिक बिल जो होते हैं उसको निर्धारण करने का अधिकार किसे है जो है, उसे निर्धारण करने का अधिकार जो है लोकसभा के अध्यक्ष को है। अगर सदन में पक्ष विपक्ष में अगर वोटिंग होती है और वोटिंग में जो है सभी दोनों वर्ग को समान मत मिल जाते हैं, तो इस स्थिति में इसे जो है कास्ट वोटिंग देने का अधिकार है। कास्ट वोटिंग का मतलब होता है निर्णायक मत जो है। तो अगर यह जिस तरफ मत दे देगा वही मत वाला विजयी होगा। तो यह अधिकार केवल और केवल आपको जो है वह भारत के जो है उपराष्ट्रपति को जो है या राज्यसभा के जो है अध्यक्ष को और लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया है। और अगर कोई सदस्य जो है दल बदल माने जो है कि पार्टी बदल लेता है जो है, तो उसकी सदस्यता के बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष को ही है जो है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है। इस प्रकार सदन तथा राष्ट्रपति के मत विचार विनिमय का स्पीकर माध्यम होता है जो है। और साथ ही साथ जो है वह सदन में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियंत्रण भी लगा सकता है। वह सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यदि दोनों पदाधिकारी अनुपस्थित होते हैं तो लोकसभा अपने सदस्यों में एक सदस्य को अध्यक्ष चुन सकता है। यदि किसी भी स्थिति में क्या होता है, डिप्टी स्पीकर और आपका स्पीकर दोनों जो है उपस्थित नहीं है, उस स्थिति में क्या होगा, लोकसभा उस समय का अपनी कार्रवाई का संचालन करने के लिए अपने सदन में से किसी व्यक्ति को चुन सकती है जो है, जो उस समय की कार्रवाई का संचालन करने के लिए सक्षम होती है जो है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि अभी तक जो है केवल जीबी मावलंकर के ऊपर जो है वह सदन में उनको हटाने की मांग उठी थी जो है, प्रस्ताव लाया गया था लेकिन वह प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। तब से लेकर आज तक जो है किसी भी स्पीकर पर जो है वह सदन में हटाने का प्रस्ताव नहीं लाया गया है जो है। तो इस तरह से जो है अगर हम बात करते हैं लोकसभा की सीटों की जो है, तो लोकसभा की जो सीटें हैं जो है वह हर राज्यों में जनसंख्या के आधार पर अलग अलग हैं जो है। तो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वह उत्तर प्रदेश में है जो है, और वहाँ पर 80 सीटें हैं जो है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में 40 सीटें हैं जो है। और अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में 14 सीटें हैं जो है, जिसमें 1 सीटें आपकी SC की हैं और 4 सीटें आपकी ST की हैं जो है।
और 9 सीटें यहाँ पे जो है आपको सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। माने सामान्य वर्ग का मतलब ये होता है उस पर सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं जो है, लेकिन जहाँ पे आरक्षित सीटें होंगी जो है वहाँ पर उसी वर्ग के व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। और इस तरह से महाराष्ट्र में आपका 48 है जो है, मध्य प्रदेश में 29 है जो है, तमिलनाडु में आपका 39 है, राजस्थान में 25 है, असम में 14 है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि जो हमारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं जो है, वहाँ पर जो है आपको जो है इन सीटों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है जो है, और यह सीटें जनसंख्या के आधार पर डिसाइड की गई हैं जो है। और अनुच्छेद आपका जो है आपके यहाँ जो है वह 78 सीटें आपके एससी के लिए रिजर्व हैं और एसटी के लिए 41 सीटें रिजर्व हैं। तो इस तरह से जो है हमारे जो है लोकसभा के बारे में व्यापक रूप से चर्चा की गई है। चलिए हम लोग देख लेते हैं जो है कि लोकसभा से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं परीक्षाओं में, चाहे वह आपकी कोई भी जनरल कंपटीशन होती है वहाँ से आपसे जो है वह लोकसभा से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो है। तो आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है जो है। अगर आपने इस क्लास के लेक्चर को अच्छे से सुना होगा जो है तो आप आसानी से जो है यहाँ आपके सामने जो क्वेश्चन है उसके आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं जो है, तो वर्तमान में लोकसभा में कुल जो सीटों की संख्या है वह 552 है। अभी आपने देखा कि 530 सीटें राज्यों से आती हैं, 530 सीटें राज्यों से आती हैं, 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं और 2 सीटें जो है एंग्लो इंडियन से आती हैं। तो इस तरह से जो है कुल सीटों की संख्या जो है अभी वर्तमान में 552 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में चुनाव कितने पर हो रहा है, तो आपको ये बताना होगा या वर्तमान में जो है लोकसभा की सीटें कितनी है जो है, तो 545 लेक्चर में हम डिस्कशन किए हैं कि अभी केंद्र शासित प्रदेशों में 7 सीटें वैकेंट हैं, अर्थात 530 सीटें राज्यों की भरी जा रही हैं, 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से ली जा रही हैं और 2 सीटों पर एंग्लो इंडियन। अगर यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि लोकसभा 17वीं लोकसभा में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, तो आपको बताना होगा 543 जो है, क्योंकि जो है 2 सीटें जो एंग्लो इंडियन की उन पर चुनाव नहीं होता है बल्कि राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है, और इस तरह से 543 पर चुनाव हुआ। और राज्यों में जो चुनाव हुआ वह 530 में हुआ और केंद्र में जो चुनाव हुआ वह 13 में हुआ। बिहार में पीसीएस की परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है और बिहार बीटेट में ये क्वेश्चन कई बार आपके जो है वह आए हुए हैं जो है। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि आपके यहाँ झारखंड में भी जो भी जेपीएससी या टेट या आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा वहाँ आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है जो है अच्छा क्वेश्चन है जो है। आपको पता होगा जो है कि प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, चर्चा पढ़ चुके हैं, इसका डिस्कशन भी कर चुके हैं। किसके द्वारा नियुक्ति होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा में जो चुनकर जो व्यक्ति आए हुए हैं उनमें जो ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति होते हैं उन्हें वह प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। और प्रोटेम स्पीकर का काम ही होता है कि लोकसभा के सभी सदस्यों को वह क्या करता है, शपथ दिलवाता है और शपथ दिलवाने के बाद उसका कार्य खत्म हो जाता है। तो वर्तमान में जो हमारे प्रोटेम स्पीकर हैं उनका नाम वीरेंद्र कुमार था जो है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक वर्ष में संसद का कितना सत्र बुलाया जाना चाहिए जो है, ठीक है, अनिवार्य रूप से जो है, वैसे तो 3-4 सत्र होते हैं जो है, लेकिन जो है 2 सत्र एकदम मोस्ट होते हैं जो है, और उन 2 सत्रों के बीच का जो समय होता है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात एक साल में जो है हमारे पास 2 सत्र होने चाहिए 6-6 महीने के। लेकिन अभी आप देखते हैं हम लोग संसद के 4 सत्र देखते हैं, एक ग्रीष्मकालीन सत्र है, एक आपका मानसून सत्र है, एक आपका बजट सत्र है, एक अवकाशकालीन सत्र है। इस तरह से जो है संसद का, और जब भी प्रधानमंत्री चाहेगा, राष्ट्रपति चाहेगा, संसद के सत्र को बुला सकता है जो है। लेकिन ये 2 सत्र अनिवार्य है जो है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं किस सदन में आरक्षण की व्यवस्था है। आपको पता होगा राज्यसभा और विधान परिषद में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, केवल लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसीलिए आप लोग भ्रमित मत होइएगा, नहीं तो अधिकांश लोग क्या करेंगे, ABC तीनों लगा देंगे। तो केवल लोकसभा में और केवल जो है वह विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था है।
राज्यसभा जो है और विधान परिषद में किसी भी प्रकार का आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। चलिए, उसके बाद ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके यहाँ कि कौन महिला पहली राष्ट्रपति बनी, कौन महिला पहली जो है मुख्यमंत्री बनी। तो यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है परीक्षाओं में जो है कि भारत की पहली महिला स्पीकर कौन है। तो भारत की पहली महिला स्पीकर बनने का जो गौरव प्राप्त होता है वह मीरा कुमार को है जो है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है भारत की दूसरी महिला स्पीकर कौन है जो है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है परीक्षाओं में। सुमित्रा महाजन थी जो है, जो इससे पहले जो है बीजेपी की सांसद थी जो है, और उन्हें जो है वह इंदौर की सांसद हैं जो है, और ये 9 बार जो है सांसद चुन के आई हुई हैं जो है, और जिन्हें जो है वह महिला जो है स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त हुआ जो है। और जो सुचेता कृपलानी है जो है वह भारत की पहली जो है महिला मुख्यमंत्री हैं जो है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि ये जो आपके ABCD चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में आप 4 आंसर बना सकते हैं। इस तरह से 5 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं जो है, तो वहाँ पे हमें 20 क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। तो आप भी जब चाहे आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, चाहे आप जो है खुद के क्वेश्चन बनाते हो, तो आपके प्रश्न ऐसे बनाइए जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो है। और अक्सर आप जो क्वेश्चन बनाते हैं जो है वह क्या होते हैं जो है, वह परीक्षाओं की लीक से हटकर होते हैं जो है। तो इस तरह से हमें ये ध्यान देना होगा जो है